हेलो एंड वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका जो वार्डन का एग्जाम हो रहा था उसका हम 20 तारीख का पेपर 22 तारीख का पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड शिफ्ट का। अब जो हम पेपर करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं 19 तारीख का, 19/6/2024 को जो आया पेपर था उसका मैथ वाला सेक्शन। ठीक है, मैथ वाला सेक्शन हम कंप्लीट कर रहे हैं और इस पार्ट में हम 20 क्वेश्चन करेंगे। अगले पार्ट में आपका एक कल जो है 19 वाला पेपर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं फटाफट। ए पर्सन कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय ट्रेन, बस और कार। तीन मीडियम है डिस्टेंस कवर करने के, कौन कौन से? ट्रेन है, बस है और कार है। किस रेशो में डिस्टेंस कवर हो रहा है? 4, 3 और 2 में रेस्पेक्टिवली। द फेयर रेशियो ऑफ द फेयर इज 1, 3 और 4 पर किलोमीटर। यानी कि मेरे को क्या दिया हुआ है? मेरे को दिया हुआ है कि जो रेशियो ऑफ डिस्टेंस है वो और रेशियो ऑफ फेयर है वो, और टोटल एक्सपेंडिचर मेरे को यहाँ पे दे दिया। पूरे टोटल एक्सपेंडिचर जो पड़ा मेरे को 630 रुपए पड़ा। मैंने बोला अगर 4 जो है वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा था और 3 जो है वो बस से ट्रेवल कर रहा था और 2 जो है वो कार से ट्रेवल कर रहा था, और रेशियो ऑफ फेयर जो लग रहा था वो लग रहा था 1 लग रहा था, यहाँ पे 3 लग रहा था, यहाँ पे 4 लग रहा था। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि ये तो डिस्टेंस हो गया और ये फेयर का प्राइस हो गया। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेरा निकल के आ सकता है। मैं बोलूंगा यहाँ से टोटल एक्सपेंडिचर इसका 4 रहा होगा, इसका यहाँ पे 9 रहा होगा, इसका यहाँ पे 8 रहा होगा। यानी कि ट्रेन का टोटल एक्सपेंडिचर 4 रहा होगा, बस का 9 रहा होगा और कार का जो है वो 8 रहा होगा। मेरे हिसाब से तो ये है, लेकिन इसके हिसाब से टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 630 है। मेरे हिसाब से अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं रेशोज के हिसाब से, तो 9 और 4 13 और 8 21। 21 की वैल्यू यानी कि मेरे हिसाब से 63 है। मेरे से क्या पूछा है? ट्रेन का कुल किराया पूछा है। ट्रेन का टोटल एक्सपेंडिचर कितना? 4 की वैल्यू पूछ रहा है। 4 की वैल्यू पूछ रहा है तो 630 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई बाई 4। 3 से कट जाएगा, 4 तिया 12, यानी कि 120 रुपीज जो है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 120 रुपए ट्रेन का हमारा टोटल फेयर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क सुमित टेक्स से 4 डेज, तुषार टेक्स 6 डेज अलोन। एक काम को कंप्लीट करने में सुमित को 4 दिन लगते हैं, तुषार को लगते हैं 6 दिन। ठीक है, सुमित और तुषार एक काम को ले लेते हैं, कितने रुपए के काम को? 3600 रुपए के काम को। वेन आमिर 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 बोलेंगे ना, आमिर ज्वाइंट देम, आमिर ज्वाइंट देम देन दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 2 डेज। जब आमिर उनके साथ ज्वाइंट हो जाता है, यानी कि क्या बोल रहा है मेरे से बोल रहा है कि सुमित जो है वो 4 दिन ले रहा है, तुषार जो है वो 6 दिन ले रहा है। लेकिन जब वो सुमित प्लस तुषार प्लस आमिर काम करते हैं तो वो 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। यहां से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं। मैं बोलूंगा टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा इनका? 6 चौक 24, 12 ही आ जाएगा। 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 2 6 12। मैंने बोला सुमित और तुषार जो है वो कुल मिला के 5 काम कर रहे हैं। सुमित और तुषार कुल मिला के 5 काम कर रहे हैं और तीनों मिला के 6 काम कर रहे हैं। तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूँ कि आमिर जो है वो 1 काम कर रहा होगा। आमिर अगर 1 काम कर रहा होगा तो मेरे से भुगतान की राशि में आमिर का हिस्सा पूछा हुआ है। मैंने बोला टोटल जो है वो 3600 रुपए मिले उन्हें। लेकिन अगर टोटल में काम देखूं, टोटल देखो यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि आप यहीं से निकालो, जो इंडिविजुअल्स का रेशियो है उसके हिसाब से निकाल दो। कि मैंने बोला जो तीनों मिलके 1 दिन में काम करते हो 6 करते हैं, अगर इसे 1 दिन में खत्म कर लेते हैं, तो अगर 1 दिन में खत्म कर लेते तो आमिर उसमें से कितना काम करता? उसमें से 1 काम करता। बाकी आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। तो 600 रुपए यहां से ये इसको मिलते, किसको? आमिर को मिलते। ठीक है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि 3600 रुपए पूरे काम के लिए मिले। मेरे पास कितना काम है? पूरा 12 काम है। मैंने बोला अगर पूरा काम 12 है और इन्होंने 2 दिन में कंप्लीट करा है और आमिर 1 दिन में 1 काम कर रहा है, तो आमिर 2 दिन में कितना काम कर रहा होगा? 2 काम कर रहा होगा। तो मेरे को 2 की वैल्यू निकालनी है, निकल के वही आएगा। 2 6 12, 6 6 36, 600 रुपए। ठीक है, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, अल्टी पल्टी कैसे भी मार लो, बात आएगी बराबर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? फाइंड एक्स बाई वाई। अब इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मेरे को बोला है कि एक्स बाई वाई माइनस की 2 इफ
मेरे को वैल्यू पता करनी है किसकी, x बाई वाई माइनस टू। एक्स बाई वाई माइनस टू को अगर मैं बोलूं, पहले मैं इसी को पकड़ लेता हूं। मैंने बोला माइनस टू है, अगर मेरे को इसका जो निशान माइनस का है इसे हटाना है तो मेरे को इन्हें रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करना पड़ेगा यानी कि अगर मैं एक्स वाई बाई एक्स लिख देता हूं तो ये प्लस का टू हो जाएगा। ठीक है, इतनी बेसिक नॉलेज आपको सर्वसेंड एनालिसिस की होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला अगर ये वाली वैल्यू इसके बराबर तो इसकी वैल्यू ज्ञात करो। इतना सा तो क्वेश्चन रह गया। मैं बोलूंगा एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 3/5 है ये, और माइनस का 2 है, तो मैं सीधा बोलूंगा कि भाई 5/3 बोल देता हूं, इसकी घात 2 बोल देता हूं, डिवाइड में ब्रैकेट के अंदर ये जो 9 की घात 0 है, यहां या इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप खुद बताओ, मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या बचेगा, ये 0 बचेगा, और किसी की भी घात 0 हो तो वहां से निकल के तो अंदर से एक ही आना है, वहां से निकल के तो अंदर से एक ही आना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैं ऐसे सीधा कह सकता हूं कि x बाई वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, 25/9। ठीक बात है, 25/9 उठा के वैल्यू उसको यहाँ पे डाल देते हैं। या तो आप 25/9 को डाल दो, या फिर आप रिवर्स करके डालोगे तो यहाँ पे 9/25 की घात 2 यानी कि 9 81, और 25/25 625। ये हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ लीजिए। भाई मेरे से क्या बोला इसने, ए मैन लूजेस 85.50 ईयरली व्हेन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल 11.5% टू 10%, यानी कि 11.5% से 10% हो गया, तो उसका क्या हुआ, उसका लॉस हो गया कितना, 85 रुपए 50 पैसे। मैं सीधा ये तो बोल सकता हूं कि जो 1.5% है भाई, इसी की वैल्यू तो 85.5 रुपीज होगी, यही तो कम मिल रहा है मेरे को। अगर यही कम मिल रहा है तो मैं 100 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से 100 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। तो ये आपका होमवर्क या रेंट वर्क जो कुछ भी मान लो, ये आपका वो हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, तो सिंगल लाइन का रह गया। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आया हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कब से आ रहे हैं पता नहीं। ठीक है, मेरे से बोला है एक इक्वेशन देके, मेरे से बोला है एक इक्वेशन, एक सेकेंड हो जाओ, ओ ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, ये प्रिंटिंग एरर है। ठीक है, मैं सही कर देता हूं इसे। ये जो है एक्चुअल में ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। ठीक है, ये B2 नहीं है। ठीक है, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया ऐसा, चलो कोई बात नहीं, कर देंगे उससे सही। और ए स्टार में बी अगर है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्टार में बी, यहाँ पे अलग से भी लिख देता हूं मैं कि अगर ए स्टार में बी है तो इसकी वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब मेरे से बोला ये इस इक्वेशन की वैल्यू निकाल के दिखाओ। मैं बोलूंगा पहले मेरे को ब्रैकेट सोल्व करना है, तो ए और बी की जगह पे क्या है, ए और बी की जगह पे क्या है, 3 और 4 है, तो मैं बोलूंगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, मेरा कितना आ गया 25 आ गया। यहाँ पे जब मेरा 25 आ गया, मैं बोलूंगा 6 है फिर स्टार है, जब ब्रैकेट खुल जाएगा तो अंदर से कितना आएगा, 25 बाहर आएगा। अगर मैं इसको खोलूंगा तो 6 का स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर होगा 625, कितना हो जाएगा हमारा 661, जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद हाइट एंड ब्रेथ गिवन टू बी 17.4 सेंटीमीटर एंड 12.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हाइट एंड ब्रेथ, ऊंचाई और चौड़ाई। ठीक है, ऊंचाई और चौड़ाई से इसमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी मतलब गलत नहीं है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी सी एरर ये है कि हाइट के साथ यहाँ पे बेस होना चाहिए, हाइट एंड इट्स बेस बोलना चाहिए था, तब ये बिल्कुल करेक्ट होता। वैसे अब भी ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया हमारा होता है कुछ नहीं होता, हाइट इंटू बेस होता है। ठीक है, जिस बेस के ऊपर हाइट गिर रही है, उस बेस के जिस बेस के ऊपर हाइट गिर रही है वो बेस, और जो हाइट उसका अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो हमारा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है। तो हमें दोनों चीज दी हुई है, मेरे को खाली निकालना है, तो 17.4 मल्टीप्लाई 12.5 और 5 चौक 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक सेकंड में देख लेते हैं, 174 125। ठीक है, 5 और 20 की 0 2 हासिल, या फिर मैं ये कह सकता हूं देखो
मैं ये कह सकता हूँ 125, अगर मैं यहाँ से 2 जीरो हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे। अगर मेरी 2 जीरो कट जाए तो मेरा आंसर जो है सिंपली प्लेन ये हो जाएगा। मैंने बोला ये 25 पंजे 125 है, क्या इसमें से 4 बाहर आ रहा है जिससे 2 जीरो बन जाए? 4 अगर मैं निकालता हूं तो 4 चौक 16 नहीं कटेगा, तो पॉइंट के बाद तो भैया जब वो तो आएगी, पॉइंट के बाद नंबर तो आएगा। अगर पॉइंट के बाद नंबर आएगा तो भी मैं एक बात कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि हम इसकी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं फिर, ठीक है, कोई फायदा फिर है नहीं। अगर जीरो हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो कोई फायदा नहीं, फिर तो हमें सोल्व कर ही लेना चाहिए। 5 चौक 20 की जीरो, 2 हासिल, 7 पंजे 35, 36 37 का 7, 3 हासिल, 5 6 5 और 3 8, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 का 4, 1 हासिल, 2 एकम 2 1 3, मल्टीप्लाई में 4 7 1, ये हो गया 0 8 7 दूनी 14 15 का 5, 1 हासिल, 9 और 4 13, 13 और 4 17 का 7, 1 हासिल, 7 3 10 की 0, 1 हासिल, 2 207.5 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 207.5 सेंटीमीटर, 7 3 10 और 11 सॉरी 217.5, 217.5 हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है एन एलॉय कंटेन 15 kg ऑफ मेटल, टोटल मेटल कितना है 15 kg ऑफ मेटल ए और 35 kg ऑफ मेटल बी। ठीक है, तो एलॉय कितने का हो गया, दोनों का सरप्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 4 और 1 5 किलो का 5 50 kg का, टोटल एलॉय जो है 50 kg का है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेटल ए इन द एलॉय, मेटल ए की परसेंटेज एलॉय कितने का है हमारा 50 का, कितना परसेंट है देखते ही बच्चे को पता होना चाहिए कि 30% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो, वैसे इसमें कुछ है तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 12:13 and their product is 2496 then the difference of between the numbers। मेरे को बताओ अगर 12 और रेशियो 13 में है तो अगर मैं इनका मल्टीपल करूंगा तो इनमें कुछ ना कुछ एचसीएफ की मल्टीप्लीकेशन होगी, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 2496, यानी कि इससे डायरेक्ट कटेगा ही कटेगा। 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, 13 से काटूंगा तो 13 एकम 13, 13 छिंग 78, यहां से मेरा एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 की, तो यहां से मैं सीधा बोल सकता हूं कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब मेरे से संख्याओं का अंतर पूछा है, मैंने बोला रेशियो में मेरे को 1 का अंतर दिख रहा है और 1 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो मेरा राइट आंसर कितना हो जाएगा 4 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पढ़ लीजिए। हाँ जी 9 एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। A jogger is running at 9 किलोमीटर पर आवर alongside a railway track। एक जोगर है जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रेलवे ट्रैक के साइड बाय साइड दौड़ रहा है। 280 मीटर आगे उससे एक इंजन है ऑफ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन। ठीक है, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन का इंजन है, यानी कि जोगर इधर को दौड़ रहा है और यहाँ पे कोई इंजन खड़ा हुआ है जिसकी जो ट्रेन की लंबाई है वो 120 मीटर है और इनके बीच का जो डिफरेंस है ये 280 मीटर है। ठीक है, ये 280 मीटर है, या बड़ा बना के दिखाऊं, जरूरत तो मुझे लगती नहीं है। रनिंग एट द ट्रेन रनिंग एट 48.5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन पास द जोगर। सॉरी, जोगर आगे दौड़ रहा है, ट्रेन पीछे, तभी तो पास करेगी। 280 मीटर अहेड ऑफ द इंजन, हाँ सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। यहाँ पे ये ट्रेन है जो इस तरफ ही चल रही है, कितने मीटर की 120 मीटर की, और यहाँ पे जोगर दौड़ रहा है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 280 मीटर है और दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। इसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं 36 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मेरे को ट्रैवल कितना कराना है, मेरे को ये डिस्टेंस कवर करना है, ये डिस्टेंस कितने का है 400 मीटर का है, मैं बोलूंगा 400 मीटर का डिस्टेंस है, 36 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड है, तो मैं से 5/18 में डाल के बोल सकता हूं कि 10 मीटर
पर सेकंड इनकी रिलेटिव स्पीड होगी। अगर 10 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव स्पीड होगी तो मुझे देखते ही पता चल जाना चाहिए कि मेरा ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 51 एंड 86 विच आर डिविजिबल बाई 5। मैंने बोला 51 और 86 के बीच में मेरे को नंबर पता करने जो 5 से डिविजिबल है। तो 51 तो नहीं कटता, तो 51 से अगला 55 ही कटेगा। 86 नहीं कटता तो 86 से पिछला 85 ही कटेगा। मैं बोलता हूँ इन सबके बीच के जो 5-5 के नंबर है 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 सबको जोड़ के फिर उनसे डिवाइड कर दो तो मेरा एवरेज आ जाएगा। मैं क्या कहता हूँ, एक काम करो ना, इसे 11 मल्टीप्लाई 5 बोल दो। इसे 11 मल्टीप्लाई कितना, सॉरी 5 मल्टीप्लाई 13 बोल दो। 13 पंजे 85 ना, 17, सॉरी 17 बोल दो। 17 13 मल्टीप्लाई 17, ये हमारा 85 हो गया, ये हमारा 55 हो गया। मेरे को इनके बीच की संख्या ही तो चाहिए। मैं बोलूंगा अगर यहाँ 11 है, यहाँ 17 है, यानी कि 6 है, यानी कि अगर इनके बीच में 6 है तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? ग्यारह और सत्रह 11, 13, यानी कि 7 संख्याएं हो गई है। ठीक है, 7 नंबर्स हो गए। तो इनके बीच में कितना पड़ेगा भाई, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, तो बीच वाला जो आएगा वही हमारा वो होगा, क्या होगा, एवरेज होगा। 14th वाला जो नंबर होगा वो एवरेज होगा, और मल्टीप्लीकेशन 5 में कर देंगे तो 14 पंजे 70 जो है वो हमारा यहाँ से एल्स क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल तरीके से आप लोग खुद कर सकते हो। वो आपका जो मैंने बताया आपको 55, फिर इसके बाद लिखो 60, फिर इसके बाद लिखो 70, उसके बाद 75, उसके बाद 80, उसके बाद 85, फिर इन सबको जोड़ दो और इन सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन, दैट वाज ए गुड क्वेश्चन। ठीक है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 22:5। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन तो ऐसे ही ठीक है मेरे हिसाब से। तो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 35 सेंटीमीटर एंड द रेशियो ऑफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल टू द रेशियो ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, सॉरी रेडियस ऑफ द सर्कल और ब्रेथ जो रेक्टेंगल के ब्रेथ है उसका जो रेशियो है वो 2:7 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड विड्थ इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अगर मैं इसमें देखो, मेरे को 3-4 कंडीशन दी हुई तो मैं एक एक करके उठा लेता हूं। मैं बोलता हूं सबसे पहली कंडीशन में मेरे को ये बोला है कि जो एरिया ऑफ सर्कल है यानी कि πr² है और एल और बी है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है पहली वाली कंडीशन से, इक्वल है किसके, 22/5 के। ठीक है, फिर मेरे को सेकंड वाली कंडीशन में बोला हुआ है कि जो एल है वो 35 है, एल है जो वो 35 है, और फिर मेरे को थर्ड वाली कंडीशन में बोला हुआ है जो 2/7 है, इस वाली कंडीशन में मेरे को बोला है द रेशियो ऑफ ब्रेथ टू द रेडियस इज 2:7। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूं, एक काम करता हूं, इसको x मान लेता हूं, इसको x मान लेता हूं, यानी कि 2x और 7x है। ठीक है, क्योंकि एक को तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा क्योंकि 2 रेशियो हो गए हमारे पास। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ, अब ये तो फसाद वाली बात है। ठीक है, अब ये जो कंडीशंस हैं इनको उठा के अगर मैं इसमें रखूं तो मेरे को मिलता है कि आप 22/7 मल्टीप्लाई r² की जगह अगर मैं डाल दूं क्या 7x, तो 7x मल्टीप्लाई 7x। ठीक है, और बटे में मैं डाल देता हूं l इंटू बी, यानी कि 35 इंटू में 2a, या फिर मैं इसको सीधा बोल सकता हूं कैसे
इसको मैं ऐसे ना लिख के मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, बी हमारा कितना था, 2x था। अभी जो रेशियो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 22/5 के बराबर हो जाएगा। 22 से तो सीधा 22 कैंसिल, 7 से ये 7 कैंसिल, x से x कैंसिल, और यहां से 7 से 7 पंजे 35, और 5 से ये खत्म। तो यहां से क्या बच जाएगा मेरा x, और ये जो 2 है ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 आ गई हमारी, यहां से x की वैल्यू अगर 2 आ गई, तो अगर मैं यहां डालूं तो मेरे को क्या मिलता है, ब्रेथ जो है वो 4 है, रेडियस जो है वो 14 है। मेरे से क्या पूछा हुआ है, मेरे से पूछा हुआ है आयत का क्षेत्रफल बताओ। आयत का क्षेत्रफल बताओ जिसकी लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर हो। वृत्त के व्यास के बराबर यानी कि लंबाई की अगर मैं बात करूं, क्योंकि रेडियस 14 है तो व्यास कितना हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 28। लेंथ तो इतनी हो गई। और ब्रेथ के बारे में बोला है कि चौड़ाई एक ही चौड़ाई के बराबर हो, यानी कि 4 की 4 ही हो, ब्रेथ जो है वो 4 ही हो। तो मैं बोलूंगा एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू बी इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि 112। यहाँ पे ऑप्शन आवर्स में लग गया, पता नहीं कैसे यार, चलो कोई बात नहीं। 112 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शंस किसी और क्वेश्चन के लग गए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिख दूं क्या, जब पीडीएफ डालूंगा तो थोड़ा सा आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, 112 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 मिनट का पॉज लीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। शॉपकीपर सेल्स ए ट्रांजिस्टर फॉर 860 एट गेन ऑफ 25% and another for 920 at a loss of 8%. Find the total gain percentage. मेरे से क्या बोला, ना तो मेरा सीपी इक्वल है ना तो मेरा एसपी इक्वल है इसको, इसमें ना तो मेरे से ये बोला कि सीपी दोनों का इक्वल है, ना मेरे से ये बोला कि एसपी दोनों का इक्वल है। तो ये तो दोनों अलग अलग ही केस हो गए, तो मेरे को अलग अलग तरीके से ही डील करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा पहले वाले को अगर 25% के प्रॉफिट पे बेचा था, तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि 5/4, 4 इसका सीपी रहा होगा, 5 इसका एसपी रहा होगा। 5 की वैल्यू कितनी है, 860 है, तो मैं यहां से 4 की वैल्यू निकाल सकता हूं कि 5, यहां से सेकेंड इरेजर ले लेते हैं बस। हाँ जी, 5 की वैल्यू 860 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कितने गुना है, 5 एकम 5, और कितना बचेगा 3, 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10, 172 टाइम्स है। अगर मैं इसको 172 टाइम्स कर दूं तो सीपी निकल के आ जाएगा। सीपी कितना निकल के आ जाएगा इस केस में, 4 दूनी 8, 7 चौक 28 का 8, 2 हासिल, 4 एकम 4 हो तो 6, 688। यानी कि पहले वाले केस में जहां पे लाभ हुआ है, वहां पे जो सीपी है वो 688 निकल के आता है हमारा, 688 आएगा। एक सेकंड रुक जाओ, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ठीक है, 4 दूनी 8, ये भी ठीक है। ये मेरे को क्यों गड़बड़ लग रही है इसमें फिर, नहीं ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। 688 आ गया, ये मेरा एसपी है, क्वेश्चन नहीं बोला है, ये मैंने सीपी काउंट निकाल लिया। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखो फालतू में लिखूंगा वो एग्जाम अप्रोच रहेगी नहीं, फिर फायदा कुछ है नहीं। 8% की हानि हुई है, 8% की हानि हुई है, क्या हुआ है, माइनस हुआ है। तो मैं सीधा बोलूंगा कि 4 से आ गया हमारा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 2/25, 2/25 हानि हुई है, तो हमारा 23/25, 23/25, यानी कि अगर मैं बोल सकता हूं कि एसपी ये है, एसपी की वैल्यू 920 है। एसपी की वैल्यू अगर 920 है तो मैं कह सकता हूं कि कितना गुना है, 4 तिया 12, 40 गुना है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 40 गुना है, तो 25 को भी 40 गुना कर लेते हैं, तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा, हमारा सीपी आ जाएगा 1000। मैंने बोला यहाँ पे सीपी 688, यहाँ पे सीपी 1000,
यानी कि टोटल सीपी की अगर मैं बात करूं दोनों आर्टिकल्स का, ये हमारा हो जाएगा 1688। अगर अब मैं टोटल एसपी की बात करूं तो मेरा कितना है एसपी, 860 प्लस में 920, 860 प्लस में 920, ये कितना हो जाएगा 0, 6 और 2 8 और 9 8 17, 1780 रुपए। अब मेरे को लाभ पता करना है दशमलव के 2 स्थान तक एकदम करेक्ट। ठीक है, 1688 रुपए का खरीदा था, 1780 रुपए का बेच दिया। 1780 रुपए का बेच दिया। एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड बस। तो मैं कितने का लाभ देख रहा हूं यहाँ पे, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 80 और एक 90 और एक 92, 92 रुपए का लाभ है। कितने पे लाभ है, टोटल सीपी कितना हो गया 1688 और मल्टीप्लाई बाई 100। अगर मैं इसको काटने जाऊंगा तो 9 एकम 9 कट जाएगा। ठीक है, इतना बच जाएगा 6 और 7, 9 अट्ठे 72, 18 के आसपास कट जाएगा। चलो रहने देते हैं, वैसे ही काट लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर किससे कट जाएगा, फिर किससे कट जाएगा 2 से, 2 से आ जाएगा 50, 2 से आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 0, 5 तिया 15 का 5 1 हासिल और 5 दूनी 10 और 11, 1150 बट्टे में 211। अगर मैं 211 से 1150 को काटता हूं तो देखो इकाई के अंक जो है वो 4 3 6 5 है, तो एक पे ही निकल के मेरा काम हो जाएगा। मैं बोलूंगा 211 पंजे पे चली जाएगी माननी, 211 पंजे पे माननी चली जाएगी, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग जो है वो हमारा यहाँ पे आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। मेरे को यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग एक ही दिखाई दे रहा है, 5.45%। तो यही हमारा जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप अपनी कैलकुलेशन पूरी कर सकते हैं, आपको करनी भी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि इसमें ना तो सीपी बराबर था ना तो एसपी बराबर था, आपको दोनों ही निकालने पड़ते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल होमवर्क में मैं इसके बारे में तो ब्रीफ भी नहीं देने वाला क्योंकि आप पढ़ते ही आंसर लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 440 था, दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी और वस्तु को किस कीमत पर बेच दिया गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इन क्वेश्चंस को आप खुद ही प्रैक्टिस करो तो ज्यादा बेटर है क्योंकि मेरे समझाने लायक इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, एमपी पे आपकी छूट होती है और छूट माइनस करके एमपी में से आपकी क्या निकल के आता है, एसपी निकल के आता है। बस वही पूछा हुआ है आपसे। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि x अनुपात y जो है वो 10:7 है और आपसे ये वाली वैल्यू पूछ ली। x की वैल्यू इस केस में 10 हो जाएगी, y की वैल्यू इस केस में 7 हो जाएगी। डाल देते हैं भाई, 10/7 रेशो में 7/10 पूछा हुआ है, यानी कि 100 रेशो में 49 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज साइड्स आर इन द रेशियो, सॉरी हुज साइड इज 1.9 मीटर। भाई साइड जो है वो 1.9 मीटर है। मेरे को पता है जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो हमारा होता है साइड की क्यूब। देखो मैं इसको सोल्व नहीं करने वाला, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि ऑप्शन को देख के कैसे चलना होता है। 1.9 1.9 1.9 मेरे को पता चला कि यहाँ पे 3 अंकों के बाद जो है वो पॉइंट आएगा और इकाई का अंक अगर मैं देखूं तो 9 में 81 और 1 में 9, यानी कि इकाई का अंक 9 आएगा। भाई 3 पॉइंट के बाद तो मेरे को सारे दिख रहे हैं, लेकिन जो इकाई का अंक है वो मेरे को सिर्फ किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 6.859 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए हो इकाई के अंक का कितना। अभी तक हम 20 21 22वीं क्लास है शायद ये, अभी तक आप इकाई के अंक का जो महत्व है वो आप समझ पाए होंगे मेरे हिसाब से। और जो भी लास्ट तक देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, जब आपका अगले मंथ से स्टार्ट जब होगा, जब आपके सुपरिटेंडेंट और मैट्रन वाले एग्जाम आ जाएंगे, उसके बाद हम डिविजिबिलिटी रूल पे भी पकड़ बनाएंगे। अगले महीने में हम डिविजिबिलिटी रूल पे ही पकड़ बनाएंगे। अभी तो इस महीने में मैंने कुछ नहीं करा, इस महीने में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए और यूनिट डिजिट जो है उस पे काम करना सीखा है। ठीक है हमने।
अगले महीने में हम इसको कंबाइन कर देंगे किससे, डिविजिबिलिटी रूल से, यानी कि डिजिटल सम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। एक्चुअल में वो डिजिटल सम फिजिकल सम कुछ नहीं है, वो डिविजिबिलिटी रूल का ही पार्ट है, ठीक है। इस पे भी काम करना स्टार्ट कर देंगे। जो क्वेश्चंस यूनिट डिजिट से नहीं होंगे हम उसको पकड़ेंगे डिजिटल सम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ये क्वेश्चन डिक्टो क्वेश्चन जो था वो आपका, आपने फरवरी मार्च के आसपास अगर आप हमसे जुड़े होगे तो मैंने असिस्टेंट ग्रेड 3 के पेपर कराए थे, DSSB की असिस्टेंट ग्रेड 3 के, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन भर भर के हर सेट में था, लेकिन अभी तक मुझे वार्डन में से एक ही सेट में मिला है और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये उस टाइम के अच्छे क्वेश्चंस में से था। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर इसी बात पे। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। द बिलो टेबल shows the investment in rupees of Amrita and Sneha in 3 different insurance schemes. If the investment of Komal is in ELSS is 50% of the average investment of Sneha in NPS and LIC. स्नेहा की NPS और LIC यानी कि इन दोनों की बात कर रहा है। पहले मैं यही देख लेता हूं कि इनका एवरेज क्या आएगा। इनका एवरेज करने के लिए मैं इन दोनों का टोटल करूंगा 3 जीरो और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूं तो मैं सीधा बोल देता हूं ना, ये 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 16,250 और 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0 0 0, यानी कि अगर मैं जोड़ दूंगा तो 0 5 2 6 4 10 की 0 1 हासिल, 1 2 और 1 3, 30,250 जो है इनका एवरेज आ जाएगा। अब कोमल का तो इसका सिर्फ 50% है, 50% है यानी कि 50/100 यानी कि 1/2, यानी कि और जो है कोमल की इन्वेस्टमेंट किसमें, ELSS में। ELSS में कितनी हो गई, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 15,125 हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, मैंने उस टाइम में बोला था रिपीट होगा ही होगा, जब भी इसका रिपीट होगा तो यही वाला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। इन व्हाट टाइम विल 1000 बिकम 2744 इन 40% पर एनम कंपाउंड एनुअली। कंपाउंड एनुअली क्या बात कर रहे हो, कितने समय में 1000 रुपए 40% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 27,444 हो जाएंगे। मैं जब भी ये पहले क्वेश्चन आ रहे थे मैंने तभी कहा था परसेंटेज तो भुलाके वाली बात है, इसको देना ना देना कोई फर्क पड़ता नहीं। हमें जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिखाई देंगे हम कुछ नहीं करेंगे, हम अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल लिखेंगे और जितना कट सकेगा उतना काटेंगे। 2744 डिवाइडेड बाई 10,000 सॉरी 1000, 4 से काट लेता हूँ, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32 और 4 छिंग 24, ठीक है। और 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 250। अब किससे काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो नीचे 125 आ जाएगा, नीचे 125 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौक और 2 तिया, मेरे को यहाँ पे दिख गया ये जो है 7 की क्यूब है और ये क्या है, ये 5 की क्यूब है। तो अगर क्यूब आएगा तो 3 साल और स्क्वायर आएगा तो 2 साल और 4 घात आ गई गलती से तो आपका 4 साल। तो इस केस में कितना आ रहा है, इस केस में क्यूब आ रहा है तो हमारे यहाँ पे 3 साल जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 के साथ ही हमारी क्लास जो है तो यहाँ पे खत्म होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। बाकी आपकी जो 1 तारीख से क्लास स्टार्ट होने वाली है ना, किसकी, SSC, 1 तारीख से SSC का PYQ करेंगे हम CGL के लिए। CGL के लिए करेंगे तो CGL का पिछले साल का जो पेपर हुआ था पिछली बार वही पेपर हम सोल्व करने वाले। अब 1 तारीख से होता है या 3 तारीख से होता है वो मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है 1-2 दिन तो बीच में ब्रेक लगेगा ही लगेगा। बाकी कोशिश रहेगी कि ना लगे और आपको क्लास रेगुलर मिल जाए, ठीक है। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते रहते हैं।